Hi, this is Ankit and I teach SST from class 9th to 12th, and just bear with me for the next 10 minutes to understand how do I really teach actually. Today the topic I'll try to discuss is about the French Revolution itself. French Revolution we'll try to discuss today. French Revolution. Let's break these words. First of all, there is one word which is somehow related to the revolution, that is a movement. We'll try to take that as well. Movement. रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि रेवोल्यूशन के अंदर जो लोग हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के या रीजन के, वो उस कंट्री के अंदर हर एक चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो वो रेवोल्यूशन है. फॉर एग्जांपल, वो सोशल कंडीशंस को चेंज करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल कंडीशंस को चेंज करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज करना चाहते हैं. वो किसी भी चीज़ से उस पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है और वो उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो रेवोल्यूशन हो गया. मूवमेंट हुआ कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन या किसी कंट्री के अंदर लोग किसी बस एक या दो चीज से सहमत नहीं है, तो वो मूवमेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इन विच द ओनली कंसर्न ऑफ द पीपल was to change the social conditions and the religious conditions of the people in a particular region or a country. We have the examples of movements like social religious movements, Bhakti movement, नर्मदा मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, जहाँ पर लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एक एस्पेक्ट्स को चेंज करना चाह रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रेवोल्यूशन जो है ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें एक कंट्री के लोग किसी भी चीज़ से सहमत नहीं है और वो हर एक चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर या कंट्री के अंदर. तो ये रेवोल्यूशन फ्रांस में हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोला गया फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्वाइट क्लियर आर दीज वर्ड्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवोल्यूशन एंड द मूवमेंट. रेवोल्यूशन के अंदर सारी चीज़ें चेंज होंगी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, और मूवमेंट के अंदर सर एक सर्टन एस्पेक्ट सोसाइटी का चेंज होगा. दैट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल. अब चैप्टर की शुरुआत इस तरह से शुरू होती है कि इस चैप्टर में कहानी है लुई 16 के राजा बनने की और नेपोलियन के पावर में आने से, पावर से जाने तक की पूरी कहानी है. और इस चैप्टर में जो बताया गया कि जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनका क्या रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, विमेन का क्या रोल रहा, स्लीव्स का क्या रोल रहा, विमेन की क्या कंडीशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, उन्होंने क्या रोल प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, और उनको कब वोटिंग राइट्स मिले, ये बताया गया चैप्टर के अंदर. और स्लेव्स की क्या कंडीशन थी, क्या रोल प्ले किया उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, और स्लेवरी कब एबॉलिश हुई, ये सारा बताया गया है इस पूरे चैप्टर के अंदर. उसके बाद बताया गया कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली द रेवोल्यूशंस आर ब्रॉट टू ब्रिंग द चेंज इन द कॉमन लाइफ, इन द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ द पीपल. दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द होल चैप्टर. अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर इस तरह से शुरू होता है ना, जिस तरह से बॉलीवुड मूवीज बैकड्रॉप में जाकर शुरू होती है ना, उसी तरह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर भी बैकड्रॉप से शुरू हो रहा है. अब कहानी शुरुआत किस तरह से होती है कि 14 जुलाई 1789 के अंदर 14 जुलाई 1789 के अंदर बेस्टिल जो कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और बहुत सारे गार्ड्स को मार देते हैं, बहुत सारे हथियार लूट लेते हैं. लेकिन ऐसा वो करते क्यों हैं? वो करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा. वी हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड दे अटैक ऑन द बेस्टिल फोर्ट. एक्चुअली क्या हुआ कि 1774 में लुई 16 फ्रांस के राजा बनते हैं. 1774 में लुई 16 फ्रांस के राजा बनते हैं 20 साल की उम्र में, और 20 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो जाती है. लेकिन जिस टाइम पे वो फ्रांस के राजा बनते हैं ना, तो उस टाइम पे फ्रांस की कंडीशन बहुत ख़राब थी. मतलब ख़राब इस तरीके से थी कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है ना, वो एम्प्टी है. नाउ व्हाई वाज द फ्रेंच ट्रेजरी वाज एम्प्टी? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड दैट. The reasons behind the empty treasury are given. Here we have the first reason behind the empty treasury was कि
फ्रांस बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व था, बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व था, उसकी वजह से फ्रांस की ट्रेजेडी एम्प्टी थी। और दूसरा, लुई 16 ने अपनी रहने के लिए एक पैलेस बनाया था और उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा पैसा जाता था। पैलेस बनाया था तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत सारा पैसा जाता था। और फ्रांस इन्वॉल्व था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व था फ्रांस। अमेरिका जो कि अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका को हेल्प करता है फ्रांस, तो उसमें भी पैसा जा रहा था। और बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे आर्मी के ऊपर वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों की वजह से मतलब फ्रांस की ट्रेजेडी जो थी वो एम्प्टी थी। नाउ अब फ्रांस का राजा लुई 16 सोचते हैं कि अगर हमें फ्रांस की ट्रेजेडी को अच्छा बनाना है, अब मतलब फ्रांस की कंडीशंस को अच्छा बनाना है, तो हमें टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन टैक्सेस को बढ़ाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फ्रांस की जो मतलब सोसाइटी थी ना, वो एक पायरामिड तरह की सोसाइटी थी। इट वॉज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ pyramid kind of society, this way, pyramid society, where at the top there were the nobles, and below them there were the clergy, nobles और clergy, और सबसे बॉटम जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी उसमें थे थर्ड स्टेट मतलब कॉमन पीपल। nobles were the first state, clergy were the second state, and the third state includes small businessmen, peasants, artisans वगैरह वगैरह। अब फ्रांस के राजा लुई 16 बोलते हैं कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब टैक्स इस तरह से उन्होंने बढ़ाया कि टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर लगाया उन्होंने, और इन पहली फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स, एंड द द पॉइंट वाज दैट कि दे वर द पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, इनके पास बहुत सारा पैसा भी था, लेकिन इनको टैक्स देने से एग्जेम्प्ट कर दिया। और थर्ड स्टेट जिनके पास पैसा कम था, लेकिन पैसा मतलब अब टैक्स उनको ही देना था, ठीक है। तो अब इसकी वजह से अब फ्रांस के उस वक्त पे टैक्सेस भी दो तरह के होते थे, पहला टिथ और दूसरा टेल। टिथ एंड टेल वर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टिथ इस तरह का टैक्स था ना कि मतलब जो 1/10 प्रोड्यूस है किसी भी फार्मर का, पेजेंट का, तो वो चर्च को देना पड़ता था। और जो टेल है ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट टाइम्स इन इंडिया वी हैव इनकम टैक्स, तो उस तरह से टेल था, ठीक है। अब इन सब सिचुएशंस की वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन डेवलप हो जाता है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज सर्कमस्टांसेस द कंडीशंस ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस वर एमर्ज्ड। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस मींस? सबसिस्टेंस क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, देयर वाज मोर अनएम्प्लॉयमेंट इन फ्रांस, and because of and also one more reason in this particular reason is that कि बैड वेदर हुआ वहां पर। बैड वेदर की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्रॉप फेलियर की वजह से बहुत सारे क्रॉप फेलियर हो गया, तो बहुत कम प्रोडक्टिविटी हुई क्रॉप्स की, ठीक है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया, मतलब फूड ग्रेन्स के अंदर इन्फ्लेशन हो गया। तो अब सबसिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन इस तरह का सिचुएशन होता है ना, जब एक आम आदमी का सर्वाइवल ही डिफिकल्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन बोलते हैं। वेरी सिंपल, व्हेन द सर्वाइवल ऑफ अ कॉमन मैन बिकम्स डिफिकल्ट इवन टू हैव इवन अ मील, दैट सिचुएशन इज व्हाट वी कॉल एज द सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब इस सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे एक क्लास एमर्ज होती है, थर्ड स्टेट में से ही एमर्ज होती है, लेकिन ये क्लास, उसको बोला जाता है मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास ये एमर्ज कैसे होती है? अब ये मिडिल क्लास एमर्ज होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ये मिडिल क्लास एमर्ज हो जाती है
इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये क्लास इमर्ज हो जाती है। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वर मोर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट आई तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा आया। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज मोर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट देयर वाज मोर मनी, एंड व्हेन देयर वाज मोर मनी present to the people of the middle class, more people afford to go to the schools, more people afforded to go to the schools. When those people afforded to go to the schools, तो उनका दिमाग खुलना शुरू हो गया। वो स्कूल गए, पढ़ा लिखा उन्होंने, और उनका दिमाग खुलना शुरू हो गया। तो जब उन्होंने बहुत सारा पढ़ना शुरू किया ना, तो उन्हीं इसी मिडिल क्लास में से बहुत सारे क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स एमर्ज होते हैं, एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स एमर्ज हो जाते हैं, जैसे लॉक, जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, इस तरह के स्कॉलर्स एमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल के इन्होंने पढ़ा और इनका दिमाग खुला। और लॉक ने अपनी थियरी, बहुत सारी इन सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी थियरीज दी अपनी। तो वन बाय वन विल ट्राई टू डिस्कस द थियरी ऑफ ऑल दीज एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स। जॉन लॉक ने थियरी दी, उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने बोला कि किंग शुड नॉट हैव द हेरिडिटरी एंड द एब्सोल्यूट पावर, कि अगर राजा के घर में अगर राजा का बेटा पैदा हो रहा है ना, तो वो सीधा राजा नहीं बनना चाहिए। ही मस्ट हैव सर्टन क्वालिटीज टू बिकम अ किंग एक्चुअली। एंड सेकेंड वॉज द रूसो, जॉन जैक्वेस रूसो, जे रूसो, वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट। रूसो ने थियरी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी दी रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी के अंदर रूसो बोलते हैं कि किंग जो है ये डिवाइन एंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के बीच में, उसकी वजह से हमने राजा को बनाया। इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझौता, और सोशली हुआ है, सोसाइटी में हुआ है, लोगों के बीच में हुआ है, तो उस वजह से एक किंग एमर्ज हुआ है। ये कोई डिवाइन एंटिटी वगैरह वगैरह नहीं है। और तीसरा है मोंटेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज, उन्होंने किताब लिखी। उस स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, उन्होंने। और सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर उन्होंने ये बताया कि पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ही टॉक्ड अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। द लॉ मेकर शुड नॉट बी द implementer of the law, and the implementer of the law should never be the interpreter of the law. This is what is put forward by the Montesquieu. ठीक है? तो when all these thoughts of all these enlightenment scholars were read by the common people in the French society, they started questioning the powers and the privileges enjoyed by the monarch in the French society. तो उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि अब तुम्हारी जो पावर है वो हमने तुम्हें बनाया है, मतलब तुम डिवाइन एंटिटी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी से लोगों को ये पता चला, तो उन्होंने ये सारा चीज़ें सवाल करना शुरू किया फ्रेंच सोसाइटी के मनार्क्स से। ठीक है, कहानी चलती रही, लेकिन तिजोरी अभी भी खाली है, क्योंकि तिजोरी भरने के लिए अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, हमें पता ही है। तो अब तिजोरी भरने के लिए लुई 16 एक मीटिंग करवाते हैं। उस मीटिंग को बोला जाता है स्टेट्स जनरल की मीटिंग, दैट इज नोन एज द स्टेट्स जनरल मीटिंग। स्टेट्स जनरल मीटिंग के अंदर लुई 16 पूरी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाते हैं। फर्स्ट स्टेट से 300 लोगों को बुलाते हैं, सेकंड स्टेट से भी 300 लोगों को बुलाते हैं, और थर्ड स्टेट से 600 लोगों को बुलाते हैं। मतलब इट वॉज अ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस ओवर देयर इन फ्रांस ओनली। 300 लोग आया करते थे, 300 लोग सेकंड स्टेट से भी और 600 लोग थर्ड स्टेट से। तो एवरी स्टेट हैव वन वोट। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने अगर बोला कि हमारी पॉपुलेशन अगर डबल है तो हमारी वोट वैल्यू भी डबल होनी चाहिए, हमारी वोट वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। लेकिन ये बात लुई 16 जो कि राजा है फ्रांस का, उन्होंने मानने से इनकार कर दी। जब उन्होंने मानने से इनकार कर दी तो थर्ड स्टेट के लोगों ने इस मीटिंग को लात मार दी और वो इस मीटिंग को छोड़कर चले गए।
जब वो मीटिंग को छोड़कर चले गए तो फिर वो एक टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, टेनिस कोर्ट में मिलते हैं जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो मोनार्क की पावर को, किंग की पावर को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो इस तरह से ये कहानी चल रही है। लेकिन इस टाइम पे जो कंडीशन है फ्रांस की, सबसिस्टेंस क्राइसिस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, वो एकदम पीक पे हो गई है। लोगों को खाने के लिए नहीं है। तो लोगों को जब खाने के लिए नहीं है तो इस टाइम पे फिर उन्होंने बेस्टील, जो कि एक फोर्ट, जो कि हमने शुरुआत में बात की थी बेस्टील के बारे में, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस। This was the whole story actually. This was the overview of the story. Since it's a demo lecture, I have to restrict myself till this point. But before wrapping up, I'll just try to have a quick recap of what we have learned. होता है कि 1774 के अंदर लुई 16 राजा बनते। तो राजा बनते ही तिजोरी खाली है उनकी, और तिजोरी भरने के लिए वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो जब थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो मतलब सबसिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन डेवलप हो जाता है फ्रांस के अंदर। और उसी टाइम पे एक मिडिल क्लास भी एमर्ज हो जाती है। मिडिल क्लास एमर्ज हो जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। मिडिल क्लास एमर्ज हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आया, तो लोग स्कूल जाने पर लगे। तो स्कूल जाने लगे तो उनका दिमाग खुला, और उसी टाइम पे उस एजुकेशन की वजह से बहुत सारे एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स एमर्ज हुए, बहुत सारे एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स एमर्ज हुए। तो उन्होंने बहुत सारी व्यूज़ दी, बहुत सारी थेरीज दी। वो थेरीज जब कॉमन लोगों के दिमाग में गई तो वो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया मोनार्क की पावर्स और प्रिविलेजेस जो वो एंजॉय करते थे। तो ठीक है, लेकिन कहानी चलती गई, लेकिन तिजोरी अभी भी खाली थी, हमें पता है। और फिर वो लुई 16 जो कि राजा हैं, वो स्टेट्स जनरल का मीटिंग करवाते हैं। स्टेट्स जनरल की जब वो मीटिंग करवाते हैं तो 300 लोग फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से आते हैं, और 600 लोग थर्ड स्टेट से आते हैं। थर्ड स्टेट से 600 लोग आते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारी पॉपुलेशन डबल है तो हमारा वोट वैल्यू भी डबल होना चाहिए। तो वो डिमांड उनकी लुई 16 ने मानने से इनकार कर दी। जब वो मानने से इनकार कर दी तो उन्होंने मीटिंग छोड़ दी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने मोनार्क की पावर को कम करने का प्रस्ताव रखा। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और लोगों को खाने के लिए, और लोगों का गुस्सा फूटता है, और फिर उनमें से कुछ लोग बेस्टील, जो कि फोर्ट्रेस प्रिजन है, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच।